पत्रकारिता और लेखन को जुनून मानने वाली, सामाजिक विसंगतियों, पितृसत्ता की कठोरता तथा लड़का लड़की में भेदभाव की घटनाओं से आहत हो लेखन का सहारा लेकर देश दुनिया के 2 दर्जन से अधिक देशों की यात्रा कर भारतीय भाषा, संस्कृति तथा महिलाओं के मुद्दों की पुरजोर पक्षधर वरिष्ठ लेखिका संतोष श्रीवास्तव की लिखी हुई कहानी सुनिए, मेरे होने का अर्थ। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इन दिनों कई बार मैंने अपने आप से सवाल किया है कि मैं क्यों हूँ? क्या है मेरे होने का अर्थ? मेरे ना होने पर तुम क्या करोगे? पूछा था मैंने रोग से जर्जर शरीर लिए पति नवनीत से। जवाब कितना शानदार था। काश वो स्पष्ट बोल पाते, पर रोग का आक्रमण जीभ पर भी हुआ था और उनके लिपटे लिपटे से अस्पष्ट शब्दों को बूझने में मुझे अपने कानों को कुत्ते जैसा खड़ा करना पड़ा था। कुछ नहीं, हमारा क्या, कहीं भी रह लेंगे, मिर्ज़ापुर चले जाएंगे छोटी बहन उषा के पास। मेरे दिल पर हथौड़े सी चोट लगी। तो ये कुवत है मेरी, ये अहमियत है मेरी, न अफसोस न पीड़ा कि ऐसा क्यों सोचती हो, हम तुम्हारे बिना रह कहाँ पाएंगे जो फालतू का सोचें। मेरी चोट ने मुंह उठाया। वहाँ उस पुराने असुविधा से भरे मकान में, जहाँ टॉयलेट जाने के लिए कम से कम 10 सीढ़ियाँ छत से उतरनी पड़ती हैं और सोने के कमरे में जाने के लिए 3 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, एक डग भी तो चल नहीं पाते तुम। नवनीत व्यंग से हंसे। बचपन से रहे हैं वहाँ, वहीं पले बढ़े, पढ़े लिखे, अब वहीं अच्छे भी हो जाएंगे। मैं भी मुस्कुराई, लेकिन मेरी मुस्कुराहट ऐन व्यंग नहीं था मेरे होने का अर्थ। मेरे गम का एहसास पक्का होने का सबूत थी मेरी मुस्कुराहट। अचानक मेरा दम घुटने लगा, आंखें चिरमिरा रही हैं, जैसे गाढ़े धुएं के बीच बैठा दी गई हूँ। हर सांस धुआं हो उठी है। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड, साल का आखिरी दिन, न्यू ईयर्स ईव। यूं तो मन तो नहीं करता हिमांशु के बाद कुछ भी करने का, पर रमोला है, हिमांशु के दोस्त भी आते हैं। वैसे रमोला ऑफिस से थोड़ा जल्दी लौटेगी, कह रही थी वाइन का इंतज़ाम करो ना यार, मज़ा करेंगे। वाइन की आधी बोतल तो नवनीत की अलमारी में रखी ही है, अब वे पीते कहाँ हैं। 5 साल हो गए जब से हिमांशु गया, उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। इसलिए नहीं कि हिमांशु की कमी से उत्पन्न शून्य को शून्य ही रहने देना चाहते हैं वे, बल्कि रोग इसकी इजाज़त नहीं देता। आज से 8 साल पहले उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया था। पूरे साल बीमार रहे। मैंने पानी की तरह रुपया बहाया। मैं उन्हें ठीक करना चाहती थी, हिमांशु के लिए, घर की छत बचाने के लिए, समाज में रुतबे के लिए, पर तब मेरा स्वार्थ था। वे मेरे स्वार्थ में खरे नहीं उतरे। हिमांशु उन्हें फूटी आँख नहीं सुहाता। कभी उसके गुण उन्होंने नहीं देखे, बल्कि कमी ही ढूंढते रहे उसमें, जो उसमें नहीं के बराबर थी। वे अपनी इस झुंझलाहट को उसे मारपीट कर दूर करते रहे, लांछित अपमानित करके दूर करते रहे। जानती हूँ वे अपने जीवन की नाकामयाबियों से फ्रस्ट्रेटेड थे, पर इसमें उस मासूम का क्या दोष। वे उसे शराब के नशे में मारते, रात को 2-2 बजे तक चिल्लाते। नशे में होश नहीं रहता कि उनके हाथों क्या अनर्थ हो रहा है। शराब की लत ने उन्हें लिवर सिरोसिस का तोहफा दिया। वे जानते थे कि उनका बैंक बैलेंस नील है, कि बीमार पड़ेंगे तो इलाज का रुपया कहाँ से आएगा। उनके पास सिर्फ शराब के लिए रुपए होते। कैसे सह रही थी मैं ये सब, और क्यों? मैंने कहा ना, मेरे पास किसी ऐसे सवाल का जवाब नहीं है जो निखालिस मेरे लिए किया गया हो। बचपन से देख रही हूँ, मेरे साथ घटित होता है, पर क्यों होता है ये सवाल अनुत्तरित ही मेरी ज़िंदगी की किताब में दर्ज हो जाता है। ईश्वर ने मेरी कुंडली ही अधूरी बनाई। मेरे तो ग्रह नक्षत्र तक नहीं जानते कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे यही कि लिवर सिरोसिस की बीमारी से मेरी जी तोड़ कोशिशों और कड़ी मेहनत से कमाए मेरे धन से ठीक होने के बाद नवनीत को शराब छोड़ देनी थी, पर नहीं छोड़ी तो शरीर लुंज पुंज होना शुरू हो गया।
पैरों की चलने की ताकत खत्म हो गई। घिसट कर चलते थे, जैसे बच्चे अपने पैर के आकार के बड़े जूते पहनकर चलते हैं। दांत भी कमज़ोर हो गए, टूटने लगे। इसी दौरान हिमांशु अपने हिस्से का दर्द पीड़ा भुगत कर दुनिया से चल बसा। जवान जहान मौत, एक खुशमिजाज हर दिल अजीज़ होनहार की मौत। मेरी कोख, मेरा दिल, मेरा मन, मेरे शरीर का रोया रोया हाहाकार कर उठा, पर मेरे पास इतनी सहूलियत न थी कि मैं अपने होश खो पाती। लोग कहने लगे कि रेणुका में तो ज़बरदस्त विल पावर है, स्ट्रांग लेडी। टूट कर बिखर जाने वाली कमज़ोर औरत नहीं है रेणुका। उनका विश्वास मुझे दृढ़ बनाता गया, पर मैं दृढ़ बनी कहाँ। मैं तो मशीन बन गई जो सिर्फ चलती है पर सोचती नहीं। मेरी सोच पर ऐसी मोटी परत चढ़ गई थी जिसे भेदना मुश्किल था। जिसने तूफान झेला हो उसे तूफान के बाद की सिर्फ बर्बादी ही याद रहती है। हिमांशु की मृत्यु के समय बरपा तूफान एक लंबी बर्बादी सहित मेरी जिंदगी से आन जुड़ा। मैंने अपने आप को एक शून्य में समेट लिया था, सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। नौकरी, लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, घर के अंतहीन कामों में मैंने खुद को खपा लिया था। नवनीत की सेवा करती, क्यों क्यों करती मैं सेवा? एक ऐसे इंसान की जो मेरा कभी हुआ ही नहीं, जिसने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, कभी मेरे हित में कुछ सोचा ही नहीं। मेरी जान से भी प्यारे हिमांशु को तड़पाया, रुलाया, तो मैं क्यों कर रही हूँ सेवा? पर फिर वही सवाल, इन सवालों के घेरे में मेरी पहचान छुपी है। कौन हूँ मैं? मेरे होने का अर्थ? नहीं, अभियान नहीं, एक तल्ख हकीकत है कि सारी गृहस्थी मैंने अपने कमाए धन से बसाई। बड़ी कचोट उठती है जब मैं सोचती हूँ कि एक अदद गृहस्थी और जीवन साथी पाने की कश्मकश में मैं कितना हारी हूँ। हर बार जीतने की कोशिश में हारती चली गई हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, नवनीत के पास था क्या? एक पंप वाला केरोसिन का स्टोव, चंद एल्युमिनियम के बर्तन और कैरियर बनाने का लंबा संघर्ष। अजय भाई के द्वारा उनसे पहचान हुई थी। अजय भाई के घर उनका आना जाना था और मैं भी अपना कैरियर बनाने गांव से मुंबई अजय भाई के पास आई थी। नवनीत गाते बहुत अच्छा थे। वे गायन को लेकर ही अपना भविष्य बनाना चाहते थे। उनके सधे हुए शब्द, व्यवहार की शालीनता मुझे छू गई थी। उन्हें शायद मेरी सुंदरता या मेरी ग्रामीण अलहड़ता। शादी का प्रस्ताव उनकी ओर से आया। मेरी जिंदगी खुली किताब थी। गांव में जिससे मेरी शादी हुई थी वो देशद्रोही निकला। जब वो मीसा में गिरफ्तार हुआ था, उस वक्त मेरी गोद में 6 महीने का नन्हा हिमांशु था। घबरा कर पिता ने मुझे अजय भाई के पास भेज दिया था। मुंबई जैसे शहर में अजय भाई के पास कोई ऐसा कमरा न था जहां वे मुझे रुकाते। वे खुद संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में मेरा आना उनके लिए समस्या साबित हुआ। मैं बैरंग रमोला के घर कुरुक्षेत्र भेज दी गई कि घर का इंतज़ाम होते ही बुला ली जाऊंगी। रमोला की नई नई शादी हुई थी, वो हनीमून के लिए जाने वाली थी। मैंने यूं ही सहजता से कहा, मुझे भी ले चलो। रमोला चिढ़ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तुम्हारे लिए हम अपना हनीमून फैमिली टूर में तब्दील कर लें। मैं भावुक मन पर ले लिए बात। बाथरूम में नहाने के बहाने बाल्टी उलीच उलीच कर रोती रही। तब सवाल किया था मैंने कि ऐसा क्यों होता है कि साथ साथ खेली कूदी पली बड़ी बहनें शादी के बाद पराई सी हो जाती हैं? क्या सभी सिर्फ खुद के लिए ही जीना चाहते हैं? हनीमून से लौटकर रमोला बहुत खुश थी। शायद उसी खुशी के आवेग में वो मुझे दिल्ली शॉपिंग कराने ले गई। पर्स, 2 कीमती साड़ियाँ, हिमांशु के लिए कपड़े दिलाए उसने। मेरे मन में उसके प्रति जो क्षणिक दूरी आई थी वो नज़दीकी में बदल गई। मेरा गुस्सा कभी भी स्थायी नहीं रहता। हफ्ते भर बाद अजय भाई का खत आया, आ जाओ, एक खोली का इंतज़ाम कर लिया है। मैं बहुत खुश थी। तभी रजनी जी आईं। चूँकि तीनों बहनों में मेरी ही जिंदगी अस्त व्यस्त थी, अतः बातचीत का मुद्दा मैं ही थी। रमोला ने जो साड़ियाँ मुझे दी थीं उन्हें रजनी जी बड़ी देर तक देखती रहीं। इसी बीच में हिमांशु के लिए दूध बनाने उठी कि चलते चलते सुना, इतनी कीमती साड़ियाँ उसके लिए खरीदने की क्या ज़रूरत थी रमोला? दूध लेकर लौटी तब तक रमोला निर्णय ले चुकी थी। रेणुका, वो पीली साड़ी मुझे वापस दे दे, आखिर उसे पहनने का मौका तुम्हें मिलेगा कैसे?
दूसरा झटका मुझे मुंबई पहुंचकर लगा, जब अजय भाई ने मुझे रमोला का लिखा वो खत पढ़ाया, जिसमें उसने लिखा था, भाई कब तक मकान मिलेगा तुम्हें? यहाँ रेणुका के कारण मुझे अपना घर बिखरता नजर आ रहा है। समझ ही गए होगे तुम। उस रात जितनी खुश मैं मुंबई आने से थी, उससे दुगना दुख मुझे रमोला के व्यवहार से था। रात के अंधेरे में देर तक रोती रही। लगा जैसे रिश्ते टूट रहे हैं और सूखे पत्तों की तरह मेरी ज़िंदगी की राह पर खड़खड़ा रहे हैं। मैं भीतर तक हिल उठी थी, पर इस भूकंप ने मेरे अंदर हिमांशु को लेकर एक चाहत पैदा कर दी थी कि मुझे अपने बेटे के लिए जीना है और मजबूती से जीना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा एक अपना घर हो, और इज्जतदार घर तभी होगा जब मैं दोबारा शादी करूं। नवनीत ने शादी के बाद एक स्कूल में गायन अध्यापन का पद संभाल लिया। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। ज़िंदगी की गाड़ी किसी हद तक चल निकली, लेकिन जब हम नज़दीक आए, हम सफ़र बने, तो उनके स्वभाव की शालीनता के अंदर छुपा बेहद क्रोधी, बात बात पर शक करने वाला, बेहद शराब पीने वाला एक हिंसक पुरुष मेरे सामने प्रकट हुआ। मैं स्तब्ध रह गई। ये मैं क्या कर बैठी? बगैर जाने बूझे इस कदर विश्वास क्यों कर बैठी मैं? मान लिया था कि भले ही उम्र के 39वें वर्ष में मुझे जीवन साथी मिला, पर इससे क्या? अब मैं जी तो पाऊंगी, चैन से रह तो पाऊंगी, मेरा अपना घर होगा, वो भटकन, वो बिखराव, वो अपनों के दर की ठोकरें तो नहीं होंगी। उफ, कितना अपमान सहा है मैंने। सभी ने मान लिया था कि ना मेरी नौकरी है ना पति, कहीं मैं उन पर बोझ ना बन जाऊं। अपनाया तो सिर्फ अजय भाई ने, और वहीं से मुझे मिला मेरा सुलझा हुआ कैरियर। अजय भाई मेरी तरफ से निश्चिंत हो गए थे। हिमांशु की चिंता उन्हें सताती थी, उसे वे बेहद प्यार करते थे, पर नवनीत के मेरी ज़िंदगी में आते उनकी वो चिंता भी समाप्त हो गई। एक रात जो सोए तो फिर उठे ही नहीं। मेरे लिए अजय भाई का जाना एक ऐसा हादसा था जो मेरे दिल में आज भी कील की तरह गड़ा है। आखिर क्यों मुझे चाहने वालों को भगवान मुझसे छीन लेता है? नवनीत के साथ चंद महीने ही अपने को आज़ाद पंछी सा महसूस किया होगा। चंद महीने ही अपनी मर्जी का पहन ओढ़कर मैंने रात के भोजन में नवनीत की प्रतीक्षा की होगी कि सब कुछ बालू की दीवार की तरह भरभरा गया। वे पिए हुए घर लौटे, जूते पहने बिस्तर पर ढेर हो गए। मैंने उनके जूते उतारे, कपड़े बदले कि तभी उन्होंने वहीं कमरे में उल्टी कर दी। बदबू से मेरा दिमाग चकरा गया, पर क्या करती? नाक पर नैपकिन बांधकर मुझे ही सब कुछ साफ करना पड़ा। वे बड़बड़ाते रहे। क्या बड़बड़ा रहे थे? किसे गाली दे रहे थे? किस पर गुस्सा उतार रहे थे? मेरी समझ से परे था। उस रात मैं भी भूखी रही। सारा खाना उठाकर फ्रिज में रख दिया। ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटकर देर तक रोती रही। अपनी नियति पर मैं अवाक थी। एक का पुरुष के चुनाव पर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। वे जो बनना चाहते थे नहीं बने। उनका फ्रस्ट्रेशन रोग बन चुका था। उनकी नाकामयाबियों ने उनके अंदर की अच्छाइयों को मार डाला था। अपना करियर बनाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए वे अपने माँ बाप का घर त्याग कर मिर्ज़ापुर से यहाँ आए थे। उन्होंने जो चाहा वो नहीं मिला। उनकी भटकन जारी थी। पर जब मुझसे शादी की है तो मेरे प्रति भी तो उनका कुछ फ़र्ज़ बनता है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई कुंठा नहीं थी। मैं बस अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, और हो भी गई थी। कहने को स्कूल की नौकरी थी, पर ट्यूशन की कमाई बहुत आकर्षक थी। धीरे धीरे मैंने अपनी गृहस्थी सजाई, आधुनिक सुविधाओं से घर भर दिया, नवनीत से अपेक्षाएं भी समाप्त कर लीं, अपने इकलौते बेटे हिमांशु का भविष्य बनाने में जुट गई। नवनीत का भटकाव अंतहीन था। मुझे लगा वे अपने भटकाव से उबरना ही नहीं चाहते थे। दो बातें उन्हें और सालती थीं। एक तो हिमांशु का बेहद ब्रिलियंट होना, उसकी सफलताएं, उसका उज्जवल भविष्य, और दूसरी मेरी तरक्की। एक शिक्षिका के रोल में मुझे पहले प्रादेशिक और फिर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुके थे। सम्मेलनों में मैं मुख्य अतिथि के रूप में बुलाई जाती थी, जो उन्हें नागवार गुजरता। वे मेरी तरक्की से जरा भी खुश नहीं होते। मैंने मन ही मन अपने को अपने में ही समेट लिया, पर ईश्वर को यह भी मंजूर न था। वो कैसे देख सकता था कि मैं हिमांशु से मिलने वाला सुख भोगूं? उसने मेरा हिमांशु मुझसे छीन लिया। मैं जिंदगी के मेले में लुट गई, कंगाल हो गई,
और लुटा हुआ व्यक्ति या तो मोम की तरह पिघल जाता है या पत्थर हो जाता है। पिघलना मुझे मंजूर न था। मैं पत्थर हो गई, जिस पर ओले, पानी, धूप, ठंड का कोई असर ही नहीं होता। मैंने मान लिया सुख मेरी ज़िंदगी में नहीं है, इसलिए उसके लिए हाथ पैर फड़फड़ाने, मन तड़पाने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर सुख तकदीर में होता तो कहाँ तक लड़ूं ज़िंदगी से। तो मैंने अनिर्णीत युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी, जबकि इस लड़ाई में हमेशा प्रहार मेरे अपनों के द्वारा ही हुआ। डोरबेल बजी। नौकरानी ने अंदर आते ही कहा, अरे उल्टी। नवनीत सोफे पे आंखें मूंदे लेटे थे, नीचे फर्श पर खून की उल्टी। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ, कुर्ता पायजामा निचोड़ने की हद तक गीला। ये क्या हो गया, मुझे आवाज़ तो देते। तब तक नौकरानी पड़ोसी को बुला लाई। 10 मिनट में डॉक्टर भी आ गए। ब्लड प्रेशर चेक किया। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाइए, इमरजेंसी केस बन गया है। मैंने घबराकर रमोला और हिमांशु के दोस्त माइकल को फ़ोन कर दिया। अस्पताल में नवनीत का सीटी स्कैन, ब्रेन टेस्ट हुआ तो पता चला ब्रेन हेमरेज है। हाई ब्लड प्रेशर से दिमाग की नस फट गई है। तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। वो 31 दिसंबर की रात थी जब मैं हिमांशु के दोस्त माइकल के साथ आईसीयू के बाहर रात भर सोफे पर बैठी रही। रमोला आकर लौट गई थी। एक एक कर पड़ोसी भी चले गए थे। नवनीत के लिए ये रात भारी थी। मैं हर तरह की खबर सुनने को तैयार थी। फ़ोन माइकल के घर से था। उनके लिए तो न्यू ईयर्स ईव एक त्यौहार की तरह होता है और वो बेचारा सिर्फ मेरी खातिर अस्पताल में बैठा था। मैंने इसरार किया, माइकल चले जाओ ना, मैं फ़ोन करूँगी ना तुम्हें। उसने मुझे ज़बरदस्ती सोफे पर लिटा दिया। सो जाइए, थोड़ी देर मैं जाग रहा हूँ। नीम अंधेरे में भी वो मुझे एक रोशन सितारा सा नज़र आया। सुबह तक खतरा टल चुका था। रमोला आई, चाय लाई हूँ, पी लो। घर जाकर नहा धोकर आओ, आज 1 जनवरी है ना, सो ऑफिस बंद है मेरा। रात भर जागी हो, आराम करके आना। तब तक नर्स दवाइयों की लिस्ट दे गई थी। माइकल जा चुका था। मुझे फार्मेसी की लंबी लाइन में लगना पड़ा। लगभग 40 मिनट के बाद दवाएं लेकर मैं आई। मुझे रुपयों का इंतज़ाम भी करना था। कल अस्पताल में एडमिट होने के पहले 15,000 डिपॉजिट पड़ोसियों ने भरा था। थकान से चूर शरीर लिए जब लौटी तो घर सूना सूना लगा। नवनीत का खाली पड़ा सोफ़ा एक सवाल बनकर मेरे सामने था। उनके होने ना होने से क्या सचमुच मुझे फ़र्क पड़ता है, या अब उनके साथ रहने की आदत पड़ गई है। 10 दिन रहे नवनीत अस्पताल में। इन 10 दिनों में मैंने क्या कुछ नहीं भुगता। आईसीयू से जब वे वार्ड में शिफ्ट हुए तो जैसे उनकी सारी देखभाल मेरे जिम्मे आ गई। वैसे रात में हिमांशु का कोई ना कोई दोस्त अस्पताल में रुकता। मैं सुबह 7 बजे अस्पताल आकर नवनीत के सिरहाने कुर्सी पर जो बैठती तो रात के 10 बज जाते। सारे दिन चक्कर गिन्नी की तरह इधर से उधर भागती रहती। दवाएं लानी है, दवा का टाइम होने पर नर्स को बुलाना है, नवनीत को पॉट की ज़रूरत है, वार्ड बॉय को बुलाना है, पीने का पानी ख़त्म हो गया। हर काम में मेरी दौड़। डॉक्टर शेट्टी सुबह चेकअप के लिए आते। अक्सर मेरी एक दिन पहले लाई दवाएं बदल देते। फिर दवा फार्मेसी की लंबी लाइन। पैर दर्द के मारे मेरे आंसू निकल पड़ते। बैठे बैठे कमर अकड़ जाती, दुखने लगती। नवनीत को खाना खिलाना, चाय पिलाना सब मेरे जिम्मे। दोपहर को जैसे तैसे नवनीत के सो जाने पर कैंटीन जाकर रमोला का लाया रोटी सब्जी का लंच सूखे गले से उतारती। अब मेरी उम्र रह गई है क्या इतना सब करने की? मगर कौन मेरी देखभाल करे, किसे अपने दर्द बयां करूं? नवनीत की बड़ी बहन को फ़ोन किया था, किसी को भेज दें या खुद आ जाएं। अस्पताल का अकेले मुझसे संभल नहीं रहा है। थोड़े रुपयों की भी मदद करें, पर रुपया मांगना पाप हो गया। वे बुरा मानकर बैठ गईं। रमोला का सहारा था, अब वो मेरे साथ ही रहती थी। उसकी ज़िंदगी ने एक बड़ी करवट ली थी। उसका घर एक तार जोड़े है अब तक। उसने अपनी परिस्थितियों के आगे सिर झुका दिया है। कभी मेरे साथ रहती है, कभी उस छिने घर में एक कोना अपने लिए तलाशने चली जाती है। मैंने रमोला से कहा, जब अस्पताल में सारी देखभाल मुझे ही करनी है तो यहाँ रहने से फ़ायदा? डॉक्टर से पूछ लो। शाम ढल रही थी और थकान के मारे मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा था। आंखें भारी भारी, जैसे हफ्तों से सोई ना हो। डॉक्टर शेट्टी राउंड पर आए। मैंने आग्रह किया, डॉक्टर प्लीज़ घर जाने दें।
डॉक्टर शेट्टी की आंखों में मेरे लिए दया उमड़ आई। मुझे लगा उन्होंने मुझे अपार वेदना से देखा। ठीक है, हफ्ते में 2 बार चेकअप के लिए आना पड़ेगा, पर उन्हें घर ले जाने से पहले थोड़ा इंतज़ाम करना पड़ेगा। माइकल के साथ मैं बाजार गई, एक बड़ा रबर, उल्टी करने का टब, यूरिन पॉट खरीदा। घर आकर गद्दे पर रबर बिछाया। हर बार तो उठते उठते बिस्तर गीला कर देते हैं नवनीत, लेकिन जब माइकल के साथ मैं उन्हें घर लेकर आई तो चैन सा मिला। हालांकि अस्पताल जैसी ड्यूटी यहाँ भी है मेरी, लेकिन बीच बीच में मैं लेट लेती हूँ। माइकल ने खूब साथ दिया। हिमांशु के दोस्त आज भी मेरा साथ दे रहे हैं। बेटे के लिए गर्व की भावना से मन भर आया। जानती हूँ नवनीत के लिए मैंने जो हाड़ तोड़ मेहनत की है उसका कुछ भी मूल्य नहीं है उनके मन में, पर मेरे संस्कार, एक बीमार असहाय को अब कैसे मैं उसके हाल पर छोड़ दूँ, जबकि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं, ना भाई भतीजे, ना बहनें, ना यार दोस्त, कोई भी तो देखने नहीं आया उन्हें। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि फ़र्ज़, हर बंधन, हर खुशी से पहले आता है। मैं अपना फ़र्ज़ ही तो निभा रही हूँ। हिमांशु के बाद अब मेरी ज़िंदगी एक रस हो गई है, इसलिए सख्त भी हो गई है। अब इस सख्त बंजर धरती पर खुशी का एक फूल भी कभी नहीं खिलता। बचपन में खंडहर डराते थे, अब इस खंडहर घर में मेरी ज़िंदगी अटक कर रह गई है और मैं दिन तमाम होने तक अपना शाप ढोती रहती हूँ। मेरे नाजुक कंधों पर बेताल सा लदा है नवनीत का जीवन, और मेरे हिस्से है सिर्फ सन्नाटा, अंतहीन और चीर कर रख देने वाला। अचानक मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। डॉक्टर शेट्टी को ही दिखाया, ब्लड प्रेशर हाई था। कैसे डॉक्टर, मैं तो इतने नियम से रहती हूँ, कसरत, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, उबला पानी, फल, हरी सब्जियाँ। वे मुस्कुराए। पिछले 15 दिनों से जो स्ट्रेन आपने झेला है उसका कुछ तो असर होगा। ईसीजी, ब्लड और यूरिन टेस्ट भी करा लीजिए। उन्होंने लिखकर पर्ची मेरे हाथ में थमा दी। दूसरे दिन सारे टेस्ट करा के मैं रिपोर्ट सहित उनके क्लिनिक पहुंची। उन्होंने रिपोर्ट देखी और गंभीर हो गए। यूरिन इन्फेक्शन है, शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर हाई है। दवाइयाँ लिख रहा हूँ, नियम से ले लेना है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए रेणुका जी, आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, फिर भी आज के ज़माने में कोई इतना नहीं करता जितना आपने किया। वो मेरा फ़र्ज़ था डॉक्टर। आई एम इम्प्रेस्ड, पर खुद को भूल कर। इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि मिस्टर नवनीत को जितना अच्छा होना था हो लिए, इससे ज़्यादा के चांसेस नहीं हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनकी आंखों की नसें सिकुड़ गई हैं, रोशनी कम होते होते जा भी सकती है। ब्रेन हेमरेज का असर दिमाग को कमज़ोर कर गया है। उनकी सोचने, समझने, स्पष्ट बोलने की शक्ति भी चली गई है। इस स्थिति में आपको जीना है। दवाइयाँ असर करेंगी, पर आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ध्यान, योग, प्राणायाम चमत्कार कर सकते हैं। मुझे लगा सामने डॉक्टर शेट्टी नहीं, हकीकत बयां करने वाला मेरा सबसे बड़ा हितैषी बैठा है। वे खुद इस्कॉन के सदस्य हैं, कृष्ण भक्त, ध्यान, योग, प्रार्थना में लीन रहने वाले। डॉक्टरी प्रोफेशन तो उनकी रोजी रोटी मात्र है। वक्त की फितरत होती है बीत जाने की। 5 लंबे लंबे महीने बीत गए। नवीन की हालत में ज़रा भी सुधार नहीं था। मैंने डॉक्टर शेट्टी को घर बुलाया। चेकअप के बाद उन्होंने वही दवाइयाँ ताउम्र लेने की सलाह दी। वे मेरे लिए कृष्ण दर्शन की किताबें लाए थे। इन्हें पढ़िए रेणुका जी, आपको आनंद मिलेगा। अब तो इस शब्द से मेरा दूर दूर का नाता नहीं डॉक्टर। समझता हूँ एक बीमार के साथ ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है। हमारे गुरु श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि केवल चिता में पति के शव के साथ जल जाना ही सती होना नहीं कहलाता। असाध्य बीमारी से त्रस्त पति की तीमारदारी कर, अपनी ज़िंदगी की खुशियों को स्वाहा कर, तिल तिल जलने वाली औरत भी सती कहलाती है। आप भी सती हैं रेणुका जी। डॉक्टर शेट्टी के शब्दों ने मुझे मथ डाला। तो क्या यही है मेरे होने का अर्थ? मैं जो स्वयं अपनी रची कैद में हूँ, अपनी सलाखें अपने अंदर लिए। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी मेरे होने का अर्थ। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।